हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शिवालिक स्टडी अड्डा बाय सेल्फ महिमा त्रिवेदी। आज के सेशन में हम बात करेंगे अरब जोग्राफर्स के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ग्रीक जोग्राफर्स और रोमन जोग्राफर्स के बारे में देख लिया है, क्या उनका कंट्रीब्यूशन रहा है भूगोल के क्षेत्र में। आज उसी क्रम में हम अरब भूगोलवेत्ताओं के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। शुरू करने से पहले यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दीजिए। यहाँ पर शुरू करने से पहले जो अंधयुग दिया है, पहले हम इसके बारे में और अरब जोग्राफर्स की क्या पृष्ठभूमि रही है, किस प्रकार से वो यूनानी और रोमन भूगोलवेत्ताओं के बाद आए और वो भौगोलिक ज्ञान भौगोलिक क्षेत्र में उनका क्या योगदान रहा है, किस प्रकार से उन्होंने योगदान दिया है, उस चीज को पहले हम समझ लेते हैं, बाद में उनके बारे में हम यहाँ पर क्रम से देखेंगे। यहाँ पर हम समझते हैं अरब भूगोलवेत्ताओं की पृष्ठभूमि। देखिए, सबसे पहले यूनानी भूगोलवेत्ता आते हैं जिनके बारे में हम लोग अध्ययन कर लिए हैं, यूनानी भूगोलवेत्ता। इसके बाद रोमन भूगोलवेत्ता। यूनानी भूगोलवेत्ताओं का जब पतन हो जाता है, उनके साम्राज्य का पतन हो जाता है, तो उसके बाद रोमन साम्राज्य आता है या रोमन भूगोलवेत्ता जो है वो आते हैं। इसके बाद का जो युग होता है वो अंधयुग, अंधयुग या जैसे डार्क एज कहेंगे, डार्क एज अंधयुग आता है। पहले अंधयुग के बारे में समझ लेते हैं। अंधयुग का जो टाइम पीरियड है वो है 3री शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक। 3री शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक का समय अंधयुग का समय माना जाता है। और ये एग्जाम में आई थिंक एलटी के एग्जाम में आप देख लीजिएगा एक बार, ये टाइम पीरियड इनका पूछा जा चुका है अंधयुग का। 3री से लेकर 12वीं शताब्दी का जो है युग वो अंधयुग के नाम से जाना जाता है। अब अंधयुग क्या है, पहले इसको हम समझ लेते हैं। अंधयुग क्या है? रोमन साम्राज्य के रोमन साम्राज्य का पतन। रोमन साम्राज्य का जब पतन हुआ, पतन किस कारण हुआ? वो है रिलीजन, धर्म। देखिए कैसे हुआ। क्या यूरोप में ईसाई धर्म का प्रभाव बढ़ने लगा। ईसाई धर्म का प्रभाव बढ़ने लगा, जिसके कारण वहां के जो जनता थी, वहां के जो लोग थे, वो यूरोपीय जो समाज था वो धर्मांधता तथा अंधविश्वासी हो गया। अंधविश्वास से ग्रसित हो गया, धर्मांधता छा गई और अंधविश्वास से ग्रसित हो गया। तो इस समय क्या हुआ कि जो विभिन्न वैज्ञानिक खोज थी, जो रोमन साम्राज्य में या यूनानी साम्राज्य में के दौरान जितनी भी वैज्ञानिक खोज, विचारधाराएं जो थी, संकल्पनाएं जो थी, ये सब क्या था? ये सब धर्म के विरुद्ध, इनको ये जो धर्म था उस समय ईसाई धर्म का बोलबाला था, जिसे हम कह सकते हैं ये सुप्रीमेसी थी। उस समय ईसाई धर्म की सुप्रीमेसी थी, सर्वोच्चता थी, जिसके कारण सबके सर पर केवल धर्म का ही भूत सवार था। ये कहा जा सकता है कि वो धर्म के आगे ना तो वो जो प्राचीन समय में की हुई जो वैज्ञानिक खोज थी, विचारधाराएं थी, संकल्पनाएं थी, उनको वो सब धर्म के विरुद्ध बता रहे थे। और धार्मिक मान्यता का प्रभाव इतना गहरा था उस समय, इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि ज्ञान विज्ञान के विकास की सारी संभावनाएं लगभग उस समय क्या हो गई थी? समाप्त हो चुकी थी। ज्ञान विज्ञान या भौगोलिक खोजों की जितनी भी संभावनाएं थी आगे, वो सब धर्म के कारण ही समाप्त मानी गई, समाप्त हो गई। इस प्रकार से जो 3 से लेकर ये
तीसरी से लेकर 12वीं शताब्दी का जो समय है वो यूरोपीय इतिहास में, मुख्य रूप से यूरोपीय इतिहास में, यूरोपीय इतिहास में डार्क एज या अंधयुग के नाम से जाना जाने लगा। यहां तक क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं। अभी अंधयुग ही चल रहा है। अंधयुग के काल में ही जहां पर धर्म को ही सर्वोपरि माना गया, वो लोग पृथ्वी का जो आकार था वो कैसा मान रहे थे, समतल। तो उस समय एक TINO मैप को बनाया गया। ये अंधयुग में बनाया हुआ एक मैप है, अद्भुत मैप, TINO मैप, जिसे ऑर्बिस टेररम, ऑर्बिस टेररम, ऑर्बिस टेररम भी कहा जाता है। ऑर्बिस टेररम या फिर चक्र मानचित्र, चक्र मानचित्र कहा जाता है। ये मानचित्र कुछ इस प्रकार था। TINO, आप समझ रहे हैं सही, ओ के अंदर T है, एक सर्कल ऐसा, ये हो गया O। जो ये चारों ओर से है, ये विशाल महासागर से घिरा हुआ स्थलीय भाग है। ये विशाल महासागर से घिरा हुआ स्थलीय भाग, जो कुछ इस प्रकार T, ये TINO कुछ इस प्रकार से मानचित्र बनाया गया। इसमें उत्तर में एशिया दर्शाया गया, पश्चिम में यूरोप तथा पूर्व में अफ्रीका को दर्शाया गया। साथ ही साथ इसके मध्य में देखिए, यहाँ पर भी धर्म को ही आप देखेंगे, धर्म का ही प्रभाव था इस मैप में भी। इसके बीचों बीच जेरूसलम, जो कि ईसाई धर्म का पवित्र स्थल माना जाता है, जेरूसलम को रखा गया। और इसके ठीक ऊपर यहाँ पर इसको स्वर्ग या पैराडाइज, स्वर्ग, यहाँ पर स्वर्ग को दर्शाया गया जहां पर भगवान या ईश्वर वास करते हैं। कुछ इस प्रकार का मानचित्र बनाया गया था, TINO मैप, जिसे ऑर्बिस टेररम या चक्र मानचित्र के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद अब हम पहुंचते हैं अरब भूगोलवेत्ता पर या फिर अरब युग पर। अरब युग, इनका जो टाइम पीरियड है वो है अरब भूगोलवेत्ताओं का 8वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक माना जाता है। 13वीं शताब्दी तक माना जाता है। देखिए, जो अंधयुग था, इसका मतलब अंधयुग का जो आपने समय देखा, तो इसका मतलब ये नहीं कि अंधयुग जो था वो पूरे विश्व में ही व्याप्त था, पूरे विश्व में व्याप्त नहीं था, वो केवल यूरोपीय क्षेत्रों में, यूरोप और जो ईसाई धर्म को, जो ईसाइयत क्षेत्र थे जहां पर ईसाई धर्म का को मानने वाले थे लोग, वहां पर ईसाई धर्म को जो मानने वाले लोग थे वहां पर अंधयुग छाया था, क्योंकि वहां पर ईसाई धर्म का बोलबाला था। लेकिन अरब, ऐसा नहीं कि भौगोलिक खोजें सब बंद हो गई थी, भारत में भी हो रही थी, चीन में, भारत में, अरब में, ये सब क्या है, यहाँ पर भौगोलिक खोजें जो थी वो जारी थी। इसी प्रकार अरब भूगोलवेत्ता जो थे, अरब युग जो था वो माना जाता है 8वीं सदी से लेकर 8वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक इनका टाइम पीरियड माना जाता है। अरब भूगोलवेत्ताओं का जो साहित्य है उसकी शुरुआत 800 ईस्वी, 800 ईस्वी में अरब साहित्य की शुरुआत हुई। अरब साहित्य की शुरुआत हुई 800 ईस्वी में। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि किस प्रकार से अरब भूगोलवेत्ता भौगोलिक खोज के लिए उन्मुख हुए, भौगोलिक खोज की ओर उन्मुख होते हैं। उनका प्रमुख कारण कौन कौन से रहे हैं। पहला देखते हैं, पैगंबर मोहम्मद जो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो पैगंबर मोहम्मद के जो अनुयायी थे उन्होंने भूगोल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। फिर यही अनुयायी जो थे ये अपने धर्म को या अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए
बढ़ाने के लिए क्या किए कि बाहर, अरब से बाहर निकले, अरब से बाहर निकले। अरब से बाहर निकलकर ये फारस, सबसे पहले फारस, मिस्र, फारस, मिस्र, फ्रांस, उत्तरी चीन, भारत आदि देशों में, इनके अलावा भी बहुत से हैं, जैसे अफ्रीका के पूर्वी तट है, दक्षिण पूर्वी एशिया में इन्होंने मुस्लिम शासन का विस्तार किया, मुस्लिम शासन का विस्तार किया। आई थिंक यहां तक समझ में आ गया होगा कि 8वीं शताब्दी 8वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी अरब युग माना जाता है, और 800 ईस्वी से इनका अरब साहित्य की शुरुआत मानी जाती है। इनकी शुरुआत मुख्य रूप से कहाँ से हुई थी कि जो इनके धर्म प्रवर्तक थे, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक जो थे, पैगंबर मोहम्मद साहब जो थे, इनके जो अनुयायी थे, ये अपने धर्म को या अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए अरब से बाहर निकले, आसपास के जो देश थे उन वहां पर गए, जैसे फारस, मिस्र, फ्रांस, उत्तरी चीन, भारत, इनके अलावा अफ्रीका के पूर्वी तट और दक्षिण पूर्वी एशिया, इन सब जगह जाकर इन्होंने मुस्लिम शासन का क्या किया, विस्तार किया, मुस्लिम शासन का विस्तार किया। इसके बाद आगे देखते हैं, सॉरी, दो सेकेंड। वहां तक हम लोगों ने देखा कि मुस्लिम शासन का क्या हुआ, विस्तार हुआ। इसके अलावा इन्होंने और किस किस तरीके से, ये जो अरबवासी थे, अरबवासी थे, वो किस प्रकार से भौगोलिक खोज में अपना महत्वपूर्ण योगदान, किन किन कारणों से ये पूरे क्षेत्र में या पूरे विश्व में फैले और भौगोलिक ज्ञान को अर्जित किया, उनमें उल्लेखनीय योगदान दिया, वो देखते हैं यहाँ पर हम लोग। ये जो अरबवासी थे, ये मुख्य रूप से ये इनमें ज्ञान को अर्जित करने के लिए, अर्जित करने के लिए कौतूहलता थी, और इनका जो दृष्टिकोण था ज्ञान को लेकर वो एक सकारात्मक दृष्टिकोण था। ये जिज्ञासु प्रवृत्ति के लोग थे, जिसके कारण इस्लाम धीरे धीरे क्या हुआ कि इनका प्रभाव, जब ये अलग अलग भिन्न भिन्न देशों में जब ये गए, जब इनका शासन, मुस्लिम शासन का विस्तार हुआ, तो ये लोग कैसे थे, ये पहली बात तो ये कौतूहलता से पूर्ण थे, जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे, इनका दृष्टिकोण विशाल था, इनमें विश्वसनीयता थी। सबसे बड़ी बात क्या थी, इनमें विश्वसनीयता थी, विश्वसनीयता थी, जिसके कारण क्या हुआ कि इस्लाम सभ्यता का विस्तार हुआ, इस्लाम सभ्यता का विकास, इस्लाम सभ्यता का विकास हुआ। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो अरब भूगोलवेत्ता थे या अरबवासी जो थे, इन्होंने क्या किया कि अपने से पूर्व जो ग्रंथ थे या जो पुस्तकें थी या जो निबंध थे, यूनानी और रोमन द्वारा, यूनानी और रोमन भूगोलवेत्ताओं द्वारा जो उनके कार्य थे, उनकी जो कृतियां थीं, उनको क्या किया, इन लोगों ने संकलित किया, उनका विस्तार से अध्ययन किया, उनका विस्तृत अध्ययन किया, अध्ययन करके और इन पहली बात तो उनको अरबी भाषा में अनुवाद किया, अरबी भाषा में अनुवाद करके उनका विस्तृत अध्ययन करके वो भौगोलिक क्षेत्रों के और भौगोलिक खोजों के बारे में इन्होंने महत्वपूर्ण ज्ञान अर्जित किए। इसके अलावा इस्लामी भाईचारा, इस्लामी भाईचारा, ये सब क्या है, ये कारण है कि किस प्रकार से ये इन्होंने भूगोल के क्षेत्र में नवीन खोज की है, किस प्रकार से ये,
तो ये सब कारण है। इस्लामी भाईचारा, इसका मतलब क्या है यहाँ पर? इस्लामी भाईचारा से मतलब है कि जो ये मुस्लिम समुदाय है या मुस्लिम जगत जो है, ये विश्व बंधुत्व की भावना, और इनके अंदर विश्व बंधुत्व की भावना होती है। उनके सार्वभौमिक जो चरित्र था उसके कारण ये पारस्परिक ज्ञान के आदान प्रदान में वृद्धि कर सके। इसका मतलब ये कि ये जहाँ भी ये यात्राएं करते थे, इनका जो भाईचारा था, इनका जो भावनाएं थी, इनकी विश्व बंधुत्व की भावनाएं थी, जिसके कारण इनका लोग क्या करते थे? इनका अगवानी करते थे, स्वागत करते थे, जहाँ भी जाते थे लोग इनकी मदद करते थे। तो इनको और इनकी मतलब इनको प्रोत्साहन मिलता गया भौगोलिक खोज के लिए इन्हें प्रोत्साहन मिलता गया अपने इस गुण के कारण, इस्लामी भाईचारा के कारण। ये भाईचारा के कारण इनको मदद मिलती चली गई आगे। फिर इसके अलावा जो और कारण है वो है तीर्थ स्थलों की यात्रा। तीर्थ स्थलों की यात्रा, मुस्लिम समुदाय में जो इनका पवित्र स्थल है मक्का, इनका ये मानना है कि प्रत्येक मुस्लिम को अपने पूरे जीवन काल में एक बार इस तीर्थ स्थल की यात्रा जरूर करनी चाहिए। तो होता क्या था कि तीर्थ स्थल की यात्रा के दौरान ऐसा तो है नहीं कि केवल वहां पर अरब के ही लोग इकट्ठा होंगे जो वहां के थे लोकल, वही नहीं, ऐसा नहीं है। इस्लामी जगत में मिस्र है, जैसे आसपास के जितने भी क्षेत्र थे, जैसे मिस्र है, सीरिया है, इराक है, मोरक्को, स्पेन, फ्रांस, जितने भी क्षेत्र थे आसपास के भिन्न भिन्न देशों से वहां पर लोग आते थे। यहाँ पर तीर्थ सम्मेलन तो होता ही था, मतलब जो धर्म था वो तो होता ही था, धर्म का जो सम्मेलन था वो तो होता ही था। उसके साथ साथ क्या होता था? भौगोलिक विकास, भौगोलिक ज्ञान का विकास संभव हो सका, क्योंकि भिन्न भिन्न क्षेत्रों से लोग आते थे तो इनको भिन्न भिन्न क्षेत्रों के बारे में जानकारी मिलती थी, तो इनका विकास जो हुआ, भौगोलिक ज्ञान का विकास और अधिक बढ़ता गया। फिर इसके अलावा जो था व्यापार भी एक प्रमुख कारण रहा है अरब भूगोलवेत्ताओं के विकास का। व्यापार, ये जो अरब भूगोलवेत्ता थे या अरब जो वासी थे, ये व्यापार वर्ग से भी आते थे। ये मुख्य रूप से, आप इसे ध्यान से सुनिएगा, देखिए लिखा नहीं जा सकते यहाँ पे इतनी सारी चीजें, तो आप इनको अगर आप सही ध्यान से सुन रहे हैं तो भी आपका क्लियर हो जाएगा, पूरा सब समझ में आ जाएगा। तो व्यापार ये मुख्य रूप से कीमती पत्थरों, हीरो जवाहरात, और इसके अलावा इत्र है, कपूर, चंदन जैसी ये बहुमूल्य वस्तुओं का व्यापार करते थे। व्यापार के लिए ये क्या होता था? दूर दराज के क्षेत्रों में जाते थे या लोग आते थे, जिसके कारण इनको जो भूगोल के बारे में इन्हें विश्वसनीय सूचनाएं इन्हें मिलती रहती थी, जिसके कारण भी इनके ज्ञान में वृद्धि हुई। इसके अलावा जो लास्ट है वो है साहसिक सामुद्रिक यात्राएं। इसमें क्या है कि अरब जो वासी थे, ये व्यापार को लेकर या फिर तीर्थ यात्राओं को लेकर जब ये यात्राएं करते थे तो यात्रा के दौरान जैसे समुद्री मार्ग से यात्रा कर रहे हैं तो समुद्र में जो खारापन होता है उसके बारे में, समुद्र के जल का जो रंग होता है उसके बारे में, जलवायु के बारे में, पवने उनके बारे में, हाँ, और जिस क्षेत्र में जाते थे वहां का जीवन शैली किस प्रकार की है, ये सब इनको पता चलता था। इन्हें उसके बारे में जानकारी मिलती थी या सूचना मिलती थी, जिसके कारण ये अरब भूगोलवेत्ता जो हैं भौगोलिक खोज में अपना उल्लेखनीय या श्रेष्ठ महत्वपूर्ण योगदान देने में समर्थ हुए। अब उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा इनकी पूरी पृष्ठभूमि, किस प्रकार से ये आए, किस प्रकार से इन्होंने अपने भौगोलिक विकास को बढ़ाया, किन किन कारणों से। सबसे प्रमुख कारण तो उसमें था उनका धर्म था, धर्म के कारण वो अंधयुग आया, फिर अंधयुग के कारण फिर ये धीरे धीरे क्या हुआ, इनका विस्तार हुआ, और ये यात्राओं के दौरान
तीर्थ यात्रा में, व्यापार से, सामुद्रिक यात्राओं द्वारा इस तरह से अपने ज्ञान को बढ़ाते चले गए। अब पढ़ते हैं हम आगे, यहाँ पर अरब भूगोलवेत्ता। अब यहाँ पर देखते हैं हम, अंध युग के बाद अरब के भूगोलवेत्ता विकासोन्मुख चिंतन और नवीन भौगोलिक ज्ञान एवं आविष्कारों से भूगोल के क्षेत्र में सराहनीय योगदान दिया। अरब भूगोलवेत्ताओं ने भूगोल की विभिन्न शाखाओं, देखिए भौतिक भूगोल, गणितीय भूगोल, प्रादेशिक भूगोल, खगोलिकी, मानचित्र कला आदि में विशेष उल्लेखनीय प्रगति की थी। अब हम आगे अलग अलग जो जोग्राफर्स हैं उनके बारे में यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले हैं इब्न हाकल। इब्न हाकल, इनका पूरा नाम जो था अबू अल मोहम्मद कासिम, लेकिन जो बुक में मिलता है वो आपको इब्न हाकल ही देखने को मिलेगा। इब्न हाकल, इब्न हाकल के बारे में इन्होंने अपनी यात्रा का वर्णन, इन्होंने अपनी यात्रा के वर्णन से संबंधित एक पुस्तक लिखी थी, वेरी इंपॉर्टेंट, अ बुक ऑफ रूट एंड रेल्म। कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। अ बुक ऑफ रूट एंड रेल्म किसकी पुस्तक है? इब्न हाकल की। इन्होंने इस पुस्तक में विभिन्न देशों एवं प्रदेशों की सीमाओं, नदियों, जलाशयों, मार्गों, संसाधनों, व्यापारिक वस्तुओं एवं नगरों आदि का वर्णन किया है। इनके विवरण के अनुसार कैस्पियन सागर जो है वो उत्तरी सागर से जुड़ा नहीं है। कैस्पियन सागर उत्तरी सागर से नहीं जुड़ा है। भिन्न भिन्न प्रदेशों की कृषि तकनीकों, एग्रीकल्चर टेक्निक्स और प्रमुख उपजे जो प्रमुख उपज हैं उनका वर्णन करने वाला एकमात्र अरब भूगोलवेत्ता था। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से कि कृषि तकनीकी और प्रमुख उपजों का वर्णन करने वाला प्रमुख अरब भूगोलवेत्ता कौन है? इब्न हाकल। इन्होंने यूरोप को एक द्वीप माना, यूरोप को एक द्वीप मानते थे इब्न हाकल। इसके बाद आते हैं हम अल मसूदी, दूसरे जो अरब भूगोलवेत्ता हैं अल मसूदी, ये भी बहुत चर्चित भूगोलवेत्ता हैं। अरब भूगोलवेत्ता अल मसूदी ने ब्रह्मांड विज्ञान, मौसम विज्ञान, महासागर विज्ञान, भूआकारों से अध्ययन में भूआकारों के अध्ययन में विशेष योगदान दिए। इन्होंने सागरों या महासागरों में पाया जाने वाला लवण, ये भी पूछा जा चुका है एग्जाम में आ चुका है। लवण यानी खारापन भूमि से ही आता है। इन्होंने बताया कि महासागरों में जो लवणता होती है वो लवणता कहाँ से आती है, उसका महत्वपूर्ण जो कारक है वो है भूमि, नदियां, तथा यह भी ज्ञात किया कि नदियां अपरदन का महत्वपूर्ण कारक है। नदियां अपरदन का महत्वपूर्ण कारक है। नौ संचालन के पश्चात अल मसूदी ने निष्कर्ष निकाला कि कैस्पियन सागर बंद है। अरब सागर के बारे में विचार था कि वह विश्व में सबसे बड़ा सागर है। देखिए जो कुछ लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें जरूर नोट कर लीजिएगा। अरब सागर के बारे में विचार था कि यह विश्व में सबसे बड़ा महासागर है, विश्व में सबसे बड़ा सागर है। मानव पर्यावरण संबंध के विषय में मसूदी का कथन, पृथ्वी की शक्तियां मानव को भिन्न भिन्न रूपों में प्रभावित करती है। ये इनका कथन है, पूछा जा सकता है। पृथ्वी की शक्तियां मानव को भिन्न भिन्न रूपों में प्रभावित करती हैं। यह कथन किसका है? अल मसूदी का है। आगे देखते हैं इनकी प्रमुख पुस्तक, कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, किताब मुराज अल दहाब, या फिर इसी को कहा जाता है गोल्डन मीडोज या फिर किताब मुराज अल दहाब। प्रसिद्ध जलवायु वैज्ञानिक थे ये, जिन्होंने मौसमी हवाओं का वर्णन किया तथा हवाओं को ऊर्जा का स्रोत कहा। अल मसूदी ने भाषा के आधार पर, किसके आधार पर? भाषा के आधार पर अधिवास योग्य जगत को 7 राष्ट्रीयताओं में विभक्त किया था। आगे देख लेते हैं अगले जो भूगोलवेत्ता है वो है अल बरूनी धर्म दर्शन, ब्रह्मांड विज्ञान, खगोल विज्ञान, भूगोल, भूआकृति विज्ञान व अनेक भाषाओं को जानते थे, ज्ञाता थे। इसलिए 11वीं शताब्दी को अल बरूनी का युग कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है,
11वीं शताब्दी को अल बरूनी का युग कहा जाता है। इनकी पुस्तक जो है किताबुल हिंद, अल कानून अल मसूदी, देखिए मसूदी देख के अल मसूदी मत लगा दीजिएगा, किताबुल हिंद, अल कानून अल मसूदी, तारिकुल हिंद, द वेस्टेज ऑफ द पास्ट है। उन्होंने अल बरूनी ने संस्कृत में मूल पतंजलि, जो पतंजलि है पुस्तक, उनका अरबी भाषा में अनुवाद किया था। इन्होंने, अल बरूनी ने पतंजलि का अरबी भाषा में अनुवाद किया था। इसके अतिरिक्त इनकी अन्य पुस्तकें भी हैं। अल तहदीद एक पुस्तक है इनकी, अल तहदीद, जिसमें इन्होंने ब्रह्मांड की उत्पत्ति का विवरण दिया था, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का। रिसाला एक अन्य पुस्तक है, नामक पुस्तक में इन्होंने रात व दिन का और ध्रुवों पर 6 मास के दिन की अवधि को सिद्ध किया है। अल कानून अल मसूदी में इन्होंने सूर्य तथा चंद्र ग्रहणों का वर्णन मिलता है इनकी पुस्तक में। और किताबुल हिंद पुस्तक में हिंदुओं की आस्थाओं, मान्यताओं का वर्णन किया तथा हिंदुओं की आस्थाओं का सबसे पहले वस्तुनिष्ठ विवरण अल बरूनी ने दिया था, सबसे पहले अल बरूनी ने दिया था। इसके अलावा इनके बारे में और भी कुछ है, वो भी देख लेते हैं। हाँ, अल बरूनी ने भू केंद्रित सिद्धांत में, ये अल बरूनी जो थे वो भू केंद्रित जियोसेंट्रिक थ्योरी में विश्वास रखते थे। इन्होंने ज्ञात विश्व को 7 भागों, जिसको इन्होंने अकालिम कहा था, 7 भागों में बांटा। पहला व्यक्ति था, अल बरूनी जो थे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सिंधु के उद्गम, प्रवाह तथा बाढ़ के बारे में बताया, अल बरूनी ने। और इसके अलावा इनके बारे में है कि इन्हें, अल बरूनी को आधुनिक भूगणित का पिता कहा जाता है। इन्हें, अल बरूनी को आधुनिक भूगणित, जियोडेसी जिसे कहते हैं, भूगणित का पिता कहा जाता है। और आगे हम लोगों ने जब यूनानी भूगोलविद्या पढ़ा था तो उसमें आपने देखा होगा इरेटोस्थनीज थे, जो इरेटोस्थनीज, इन्हें जियोडेसी या भूगणित का संस्थापक माना जाता है, भूगणित का संस्थापक माना जाता है। आगे देखते हैं अल इदरीसी के बारे में। ये नवीन भूगोल, अल इदरीसी जो है नवीन भूगोल की रचना की थी इन्होंने, नवीन भूगोल की। इन्होंने, इनकी जो पुस्तक थी 1154 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, अम्यूजमेंट फॉर हिम हु डिजायर टू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड। ये भी कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, अम्यूजमेंट फॉर हिम हु डिजायर टू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड शीर्षक पुस्तक लिखी, जिसे अरबी भाषा में अल रुबारी, देखिए कभी वो ना पूछ के ये पूछा जा सकता है कि अल रुबारी पुस्तक किसे कहा जाता है, किस पुस्तक का दूसरा नाम है अल रुबारी है, ये जरूर नोट कर लीजिएगा। और इनकी दूसरी पुस्तक थी ज्योग्राफिया न्यूबिन्स, ज्योग्राफिया न्यूबिन्स। आगे बढ़ते हैं, इब्न बतूता, इनके बारे में देखते हैं। ये अरबी भूगोलवेत्ता नहीं थे, मतलब अरब के रहने वाले नहीं थे, ये नीग्रो मूल के थे, ये अफ्रीका के नीग्रो मूल के थे, निवासी थे। और ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए थे, भारत की विस्तृत यात्रा की थी इन्होंने। 24 वर्षों में इब्न बतूता ने लगभग 75,000 मील यात्राएं पूरी की थी, इसीलिए इन्हें अरब जगत का मार्को पोलो कहा जाता है, इन्हें अरब जगत के मार्को पोलो की संज्ञा दी गई है। उनकी पुस्तक थी रहला ऑफ ट्रेवल्स, इब्न बतूता की महत्वपूर्ण पुस्तक है रहला ऑफ ट्रेवल्स, में इन्होंने मिट्टियों के बारे में, मृदाओं के बारे में, कृषि अर्थव्यवस्था, तत्कालीन मुस्लिम जगत, कभी कभी क्या होता है कि बुक्स नहीं पूछ के उनके अंदर क्या मैटर है, क्या किस विषय के बारे में उन्होंने वर्णन किया है वो पूछता है, मृदाओं के बारे में, कृषि अर्थव्यवस्था व तत्कालीन मुस्लिम जगत की राजनीतिक दशाओं का वर्णन मिलता है इनकी पुस्तक में। अगले हैं इब्न खालदून। इब्न खालदून भूगोल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले जो अंतिम अरब भूगोलवेत्ता थे, ये भूगोलवेत्ता,
अंतिम अरब भूगोलवेत्ता है इब्न खालदून। इनकी प्रसिद्ध रचना जो है वो मुकद्दिमाह जो 6 खंडों में विभक्त है। देखिए यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है, इसीलिए कि कभी कभी खंड पूछ लेता है, कभी कभी ये पूछता है कि किस खंड में उन्होंने किस चीज का वर्णन किया है, कभी कभी बुक में किस बारे में किस विषय में उन्होंने वर्णन किया है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मुकद्दिमा जो इनकी पुस्तक थी वो 6 खंडों में विभक्त है। प्रथम खंड में इन्होंने प्रकृति तथा मानव के संबंध का वर्णन किया। फिर आते खालदून ने अधिवास के उद्भव के बारे में वर्णन किया है। इन्हें प्रथम पर्यावरणीय निश्चयवादी कहा जाता है, जिसने मानव पर्यावरण संबंध को वैज्ञानिक आधार पर स्पष्ट करने का प्रयास किया था। देखिए आप आगे पढ़े थे अरस्तु के बारे में। अरस्तु, इन्हें भी पर्यावरणीय निश्चयवादी माना जाता है, लेकिन यहाँ पे इसलिए दिया है कि इन्हें प्रथम क्यों माना जाता है, क्योंकि इन्होंने मानव और पर्यावरण के संबंध को वैज्ञानिक आधार पर प्रस्तुत किया था, वैज्ञानिक आधार पर प्रस्तुत करने का प्रयास किया था, इसलिए इब्न खालदून को प्रथम पर्यावरणीय निश्चयवादी कहा जा सकता है। आगे देखते हैं, यहाँ पे जो मुख्य अरब भूगोलवेत्ता है, जो चर्चित अरब भूगोलवेत्ता है, जिनके बारे में बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है क्वेश्चन, उनको हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ लिया है। अब हम अरब भूगोलवेत्ताओं का भूगोल में भिन्न भिन्न शाखाओं में जो उनका योगदान है, किन किन शाखाओं में उन्होंने क्या क्या योगदान दिया है, उनके बारे में पढ़ लेंगे। और जो अरब भूगोलवेत्ता ऊपर नहीं कवर हुए, यहाँ पर आकर आपका सब पूरा अरब भूगोलवेत्ता जो है, जितने भी जो छूटे हैं वो भी यहाँ पर कवर हो जाएंगे। देखते हैं, 8वीं से 13वीं शताब्दी में जिज्ञासु प्रवृत्ति एवं विशाल दृष्टिकोण वाले अरब भूगोलवेत्ताओं ने भूगोल के क्षेत्र में उत्तरोत्तर वृद्धि की। प्राचीन भौगोलिक ज्ञान के लिए अरब भूगोलवेत्ताओं ने यूनानी तथा रोमन भूगोलवेत्ताओं की महत्वपूर्ण कृतियों, निबंधों, जैसे आगे बताया कि जो भी अपने से प्राचीन समय में जो कार्य हुए थे खोज में, भूगोल के संबंध में, उनकी कृतियों, उनके निबंधों को लेकर इन्होंने अरबी भाषा में पहले उनका अनुवाद किया, फिर उसके बाद उन्हीं से इन्होंने अपने ज्ञान की वृद्धि की। बहुत सी बातें जो थी वो उनके निबंधों, उनकी कृतियों से इन्होंने जाना था, अर्जित किया था, तथा भिन्न भिन्न देशों की यात्राएं की थी। यात्राओं के दौरान भी जैसा बताया कि तीर्थ यात्रा हो, चाहे वो व्यापार के लिए यात्रा हो, या इन्होंने साहसिक सामुद्रिक यात्राएं जो की, उनके दौरान भी इन्होंने बहुत कुछ ज्ञात किया था, बहुत कुछ इन्होंने ज्ञान अर्जित किया। जैसा कि ऊपर वर्णित है कि अरब वासियों ने भूगोल के नाना प्रकार की शाखाओं में श्रेष्ठ योगदान दिया, जैसे भौतिक भूगोल हो गई, मानचित्र कला हो गया, खगोल विज्ञान में, समुद्र विज्ञान में, अलग अलग शाखाओं में इन्होंने अलग अलग योगदान प्रस्तुत किए हैं। अरब वासियों ने सबसे पहले पृथ्वी को ब्रह्मांड का केंद्र माना। पृथ्वी से ग्रहों की दूरी में क्रमशः इन्होंने, देखिए उसको क्रम से बताया था इन लोगों ने कि पृथ्वी के क्रम से, पृथ्वी की दूरी, पृथ्वी में दूरी के क्रम से ग्रह किस प्रकार से लगे हुए हैं। सबसे पहले चंद्रमा, बुध, शुक्र, सूर्य, मंगल, बृहस्पति एवं शनि थे। पृथ्वी के भीतर भी इन्होंने इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ भी बता दिया यहाँ पर, हाँ, स्ट्रक्चर बता दिया इन्होंने अर्थ का स्ट्रक्चर बताया कि पृथ्वी के अंदर भी एक 7 क्षेत्र बताए इन्होंने। कितने लेयर्स बताई? 7 क्षेत्र बताए, जिसमें अधतम जो था सबसे नीचे, जिसे हम कोर कहते हैं, इन्होंने बताया कि अधतम को इन्होंने सबसे नीचे माना। ये अरबी थे तो इन्होंने अपनी भाषा में इसे नरक बताया है। फिर जलवायु के बारे में भी अरब वासियों ने महत्वपूर्ण अवलोकन प्रस्तुत किए हैं। अरब भूगोलवेत्ता जैसे अल-बल्खी, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए ऊपर आपको ये नहीं मिले हैं क्योंकि इनका एक ही कार्य है जो बहुत ही चर्चित है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाएगा। अल-बल्खी ने पहली एटलस विश्व जलवायु मानचित्रावली की को प्रस्तुत किया था अपनी किस पुस्तक में? किताबुल अस्कल में। किताबुल अस्कल एक पुस्तक थी जिसमें इन्होंने विश्व की पहली जलवायु मानचित्रावली को प्रस्तुत किया था। आगे देख लेते हैं, आगे है अल-मकदसी ने, देखिए ऊपर आपको ये नहीं मिले हैं लेकिन यहाँ पर आपका जो छूटे हैं वो सब कवर हो जाएंगे। अल-मकदसी जो है अरबवासी हैं, इन्होंने भारतीय मानसूनों का विस्तृत वर्णन किया और विश्व को 14 जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया।
उसने यह भी विचार दिया कि दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है, अरब भूगोलवेताओं ने यह ज्ञात किया था कि दक्षिणी गोलार्ध जो है वहां पर खुला महासागर है, या कह सकते हैं कि सागरीय भाग या जल का जो भाग है वो अधिक है, खुला महासागर है, तथा उत्तरी गोलार्ध में अधिकांश भूमि क्षेत्र है। और यह भी ज्ञात किया कि 1/4 विश्व का जो 1/4 हिस्सा ही वास योग्य है, रहने लायक है, बल्कि जबकि शेष जल से ढका हुआ है, शेष भाग जो है वो ढका हुआ है, या फिर अधिक ताप है या फिर अधिक शीत के कारण वह रहने योग्य या वास योग्य नहीं है। आगे देखते हैं भू आकृति विज्ञान के क्षेत्र में अरब भूगोलवेताओं का क्या योगदान रहा है। भू आकृति विज्ञान के क्षेत्र में अलबरूनी ने किताबुल हिंद उनकी जो पुस्तक थी इसमें इन्होंने हिमालय के दक्षिण में तलछटीय निक्षेप जिसे क्या कहा जा सकता है, जो होते हैं क्या कहते हैं उन्हें, जो नीचे बनाए जाते हैं पदस्थली पर, जलोढ़ पंख या जलोढ़ शंकु जिसे हम कह सकते हैं, तलछट निक्षेप का वर्णन किया, तथा यह भी बताया कि पहाड़ों से दूर हटता हुआ मलबा, जैसे जैसे मलबा नदी आगे ले जाती है मैदानों की तरफ, तो क्या होता है निक्षेप की संरचना जो होती है वो क्या होती जाती है, बारीक होती जाती है। इसका वर्णन किसने किया था, अलबरूनी ने अपनी किताबुल हिंद पुस्तक में किया है। इसके अलावा इब्न सीना ने पहाड़ों में विखंडन, अनाच्छादन, अपक्षय की क्रियाओं के कारक कौन कौन से हैं, उन कारकों को भी स्पष्ट किया। इसके अलावा इब्न सीना के बारे में और भी है कि इब्न सीना जो थे ये अरब भूगोलवेता, ये फारस के रहने वाले थे, और ये इन्होंने चिकित्सा विज्ञान में विशेष योगदान दिया था इनकी एक पुस्तक है, इंपॉर्टेंट है, द बुक ऑफ हीलिंग। ये जो माना जाता है, इस बुक को विश्व की पहली चिकित्सा विज्ञान से संबंधित विश्वकोश, पहली चिकित्सा विश्वकोश इसे माना जाता है। और साथ ही साथ इब्न सीना को ये यहाँ पे ऐसे लिख रहे हैं, आप समझ जाइए ना, इब्न सीना जो थे इन्हें फादर ऑफ अरब ज्योग्राफी कहा जाता है, फादर ऑफ अरब ज्योग्राफी, किसे कहा जाता है, इब्न सीना को। आगे देखते हैं, अरब भूगोलवेताओं ने ग्लोब को 5 कटिबंध में बांटा, तथा प्रत्येक कटिबंध में विशेष तापक्रम दशाएं मिलती है, अलग अलग कटिबंध में, उष्ण कटिबंध में अलग, शीतोष्ण में अलग, शीत में अलग। इस प्रकार से इन्होंने पहले ही बताया कि जो अलग अलग कटिबंध बांटे गए हैं उनमें तापक्रम दशाएं जो हैं वो भी भिन्न भिन्न मिलती हैं। फिर आते हैं अबू मसर ने प्रधान माध्यान्ह की स्थिति को पूर्वी छोर बताया, जो प्राइम मेरिडियन है उसको इन्होंने पूर्वी छोर में माना। उनका मानना था कि भारत पृथ्वी के मध्य में स्थित है, अतः प्रधान माध्यान्ह को इन्होंने मालवा की राजधानी उज्जैन से गुजरते हुए दिखाया। प्रधान माध्यान्ह को इन्होंने कहां से गुजरते हुए दिखाया, उज्जैन से। अरब विद्वानों ने ज्वार, देखिए अब समुद्री क्षेत्र में भी इनका विशेष योगदान रहा है, ज्वार आने का प्रमुख कारण सूर्य चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव को बताया। वहीं पर अल मसूदी ने कैस्पियन सागर में लघु व दीर्घ ज्वार का अवलोकन किया। अलबरूनी की पुस्तक किताबुल हिंद में लिखा है कि भारतीयों का मानना है कि ज्वार की उत्पत्ति का कारण जो है चंद्रमा है। आगे देखते हैं, अरब वासियों ने मानसून की अवधि का विचार सर्वप्रथम प्रकट किया। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है यहाँ से कि मानसून की अवधि है, मानसून का विचार किन भूगोलवेताओं ने प्रकट किया था, विचार लाया था, तो ये थे अरब भूगोलवेता। अल मसूदी, अल बर्नी, इब्न खालदून
ने यह बताया कि जलवायु का असर वनस्पति और लोगों के जीवन यापन पर पड़ता है। और अंतिम है ये, अरब भूगोलवेत्ता अल मसूदी ने समुद्री रंगों, जल के रंगों में विभिन्नता के कारण समुद्री वनस्पति की मौजूदगी तथा खारेपन की भिन्न भिन्न मात्रा को बताया। मतलब जो समुद्री जल का जो रंग होता है, रंग किस कारण से उनका ऐसा होता है, तो वो वहां पर समुद्री पाई जाने वाली सामुद्रिक वनस्पतियां जो होती है उनकी मौजूदगी के कारण तथा भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, भिन्न भिन्न सागरों में भिन्न भिन्न लवणता पाई जाती है, तो लवण मात्रा के कारण, उनमें जो लवण की मात्रा होती है उनके कारण भी उसके रंग में परिवर्तन। तो गाइस, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आपने देखा कि जो ऊपर से हम लोग अरब भूगोलवेत्ता पढ़ते आ रहे हैं, उनमें से एक एक पॉइंट, एक एक लाइन जो है सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इसलिए आपने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।